देखिए इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2024 के लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को हम 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका ज्योमेट्री सेक्शन से पूछा गया है। क्या दिया हुआ है आपको, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल BAC आपका 90 डिग्री दे रखा है। तो ये एक ट्राइंगल बनाया है आपने जिसमें ये वाला एंगल A है, ये 90 डिग्री है, ये आपका B हो जाएगा, ये आपके पास C हो जाएगा। आगे बोला है कि AD है वो BC पर परपेंडिकुलर है, यहाँ से कोई D पॉइंट इस पर BC पे है वो इसके परपेंडिकुलर है। ऐसा दिखते ही आप तुरंत समझ जाओगे कि स्पेशल केस हो गया, स्पेशल ट्राइंगल हो गया, जिसमें AD परपेंडिकुलर जब होता है। तो हमने 4 रिजल्ट पढ़े थे, रिवीजन वाली क्लास याद करो, अभी रिसेंट में ही मैंने आपके साथ डिस्कस की थी CHS एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले। तो इसमें क्या 4 रिलेशन है, तो 4 रिलेशन में चारों रिलेशन आपको पता है। आपसे पूछा क्या है यहाँ पे कि AD बराबर 8.4, BD बराबर 4.8, तो आपको BC की लंबाई निकालनी है। BC मतलब एक कंप्लीट निकालना है। तो सबसे पहले देखो ये AD का रिलेशन क्या था, आप कहोगे कि AD का जो स्क्वायर होता है ना वो आपके पास BD इंटू CD के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको AD की वैल्यू तो पता है, तो 8.4 इंटू 8.4 ये वैल्यू आपको यहाँ पे लिख दोगे, ये वाली वैल्यू पता है। बटे में आपके पास BD भी पता है, 4.8 से हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास CD निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं, 12 से ये 4 बार जाएगा और 12 से 7 बार जाएगा, 12 से 84, 4 से ये 21 बार जाएगा, ठीक है। और 21 अंते 147, तो बेसिकली CD की जो वैल्यू आ रही है ना आपके पास कितनी आ रही है, 14.7, ठीक है। 21 अंते 147, 14.7 आ गई, 14.7 आ गई है ये वाली वैल्यू, कौन सी, CD वाली 14.7। और BD आपको पहले से ही पता था, सवाल में दे रखा था 4.8, ये वाली वैल्यू आपको पता है 4.8। आपको कंप्लीट BC निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो, 7 8 15, 14 और 4 18 और 1 19, 19.5 आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके पास, और D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया हुआ है कि एक आपका इक्विलेटर ट्राइंगल है ABC जिसका सेंट्रॉइड आपका O दे रखा है। आगे बोला है कि AB बराबर 27 सेंटीमीटर, AO की लंबाई आपको निकालनी है। आप जानते हो कि यदि इक्विलेटर ट्राइंगल है तो सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। ये आपका ABC हो जाएगा। यहाँ से सामने वाली भुजा को जब मैं बढ़ाता हूँ, सामने वाली भुजा तक, तो ये इसका हाइट भी हो जाएगा, ये इसका मीडियन भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये जानते हो कि जो सेंट्रॉइड होता है ना वो आपके पास मीडियन पर ही स्थित होता है और मीडियन को 2:1 में ये डिवाइड करता है, आपको कि बिल्कुल करता है। तो इसका मीडियन हो गया या फिर इसका हाइट हो गया, एक ही बात है। तो आप निकाल सकते हो कैसे, आप जानते हो कि इसका मीडियन या फिर इसका हाइट होता है वो कितना होता है, √3/2a, ठीक है। ये होता है, रिवीजन वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। H आप निकाल लोगे यहाँ से, बिल्कुल निकाल लेंगे। तो H की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे H बराबर √3 और A की वैल्यू आपको दे रखी है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 27, तो ये इतनी वैल्यू आ गई। क्या ये आंसर हो गया, नहीं अभी आंसर नहीं आया है। आंसर आपको AO निकालना है, मतलब AO मतलब कौन सा, यहाँ पर ये O पॉइंट है, ये कंप्लीट आपके पास मीडियन था, AO निकालना है। तो ये कंप्लीट H की वैल्यू आ गई आपके पास 27√3/2, कितनी आ गई है 27√3/2। ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे ये 3 यूनिट की वैल्यू है। ये कंप्लीट है ना, 2:1 है तो 3 यूनिट की वैल्यू है, आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, मतलब 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 से ये 2 चला जाएगा और इस 3 से ये 9 बार चला जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 9√3। बात समझ में आई आपको कि जो सेंट्रॉइड है वो आपके पास मीडियन को 2:1 में बांटता है, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे बोला है कि 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपके पास डायमेंशन दे रखी है। एक सॉलिड है जिसको पिघला कर, क्यूबॉइड है, उसको पिघला दिया, उसके बाद में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन में डाला जाता है। तो इस प्रकार बने घनों की संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, आपको वॉल्यूम इक्वल करना है। तो वॉल्यूम आप जानते हो कि क्यूबॉइड का क्या होता है, LBH बराबर इधर A³ हो जाएगा। आप कहोगे कि N³ बने हैं तो N से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 36 × 18 × 12, ये आपके पास बराबर हो जाएगा N टाइम्स, कितने आपके पास क्यूब बनेंगे, N³ बनेंगे, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 6 × 6 × 6, ठीक है। सॉल्व कर लो, N की वैल्यू यहाँ से इजीली निकल जाएगी। देखो ये 36 है तो ये 36 डायरेक्ट चला जाएगा, ये 6 से आप किसी को भी काट लो
6 से ये 2 बार काटा, 18 दूना 36, तो 36 यानी 36 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे 36 आपके पास क्यूब बनने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, आपका दे रखा है इसमें कि ओ केंद्र है और वृत्त में, और 6 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है। तो ये आपके पास एक कोई सर्किल है जिसमें ओ सेंटर है इसका, और ये 6 सेंटीमीटर इसकी लंबाई की एक जीवा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये 4 सेंटीमीटर इसकी दूरी दे रखी है। तो इसका डायमीटर आपको निकालना है। तो आप जानते हो कि यहाँ से ये जो सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होता है। ये 6 सेंटीमीटर कंप्लीट दे रखा है, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आपने 3 4 5 का ट्रिपलेट पढ़ा है, यदि ये 3 है ये 4 है, तो इसका हाइपोटेन्यूस जो कर्ण है वो कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ गया, रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया। व्यास आपसे पूछा है, तो जल्दबाजी में 5 आंसर टिक नहीं कर देना है। आंसर क्या होगा आपका, व्यास पूछा, डायमीटर पूछा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। आपसे बोला है कि 2 कोण हैं जिनका वॉल्यूम आपको दे रखा है, वॉल्यूम का भी रेशियो दिया हुआ है आपको। और आपसे पूछा है इसमें एक और चीज़ दे रखी है कि इनकी रेडियस जो इनका बेस है, तो कोण है तो इसका बेस होगा, बेस एक सर्किल होता है, उसकी रेडियस दे रखी है, उसका रेशियो दे रखा है। तो ऊंचाइयों का आपको अनुपात निकालना है। आप एक चीज़ जानते हो कि जो वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 3 होता है। तो अब यहाँ पे जो पाई बाई 3 टर्म है ना, ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप हटा सकते हो, ठीक है। ये आपके पास वेरिएबल नहीं है। जो वेरी कर रही है चीज़ें वो आपके पास रेडियस और हाइट है, ये वेरी करेगी तो आपका वॉल्यूम चेंज होगा, तो इन्हीं पर डिपेंडेंट है। तो ओवरऑल आपको निकालना क्या है, यहाँ से हाइट निकालनी है। तो हाइट हो क्या जाएगा आपके पास, वी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम का रेशियो देखो आप, वॉल्यूम का रेशियो आपके पास 11:16 है, बटे में आर स्क्वायर। रेडियस आपके पास 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर किया 9, 4 का स्क्वायर किया 16, ठीक है। तो ये रेशियो आ जाएगा आपके पास किसका, हाइट का, क्योंकि हमने हाइट का रेशियो यहाँ से अभी निकाल लिया था। 16 से ये 16 जाएगा, तो 9 को इधर जाएगा, तो 11:9 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके साथ साथ मैं अभी जो जिक्र कर रहा था आपका CHSL के लिए स्पेशल क्लास, जिसमें कंप्लीट मैथ्स मैराथन हमने डिस्कस किया था। टोटल अराउंड 82 या 83 आपके पास डोज के फॉर्म में डिस्कस किया था। 2 घंटे की क्लास है, अगर नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देख लें, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। सभी चीज़ें इसमें कवर कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ मिल जाएगा इस क्लास में 2 घंटे का। और साथ में इससे पहले एक 6 घंटे की कंप्लीट क्लास थी, उसी को 2 घंटे में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो थोड़ा इसमें जल्दी में बताई गई चीज़ें हैं। बाकी अगर किसी भी पॉइंट में आपको थोड़ा सा भी डाउट रहता है, तो वो 6 घंटे वाली क्लास में उस पर्टिकुलर डोज पे जाके आप उसको चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आपको वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आपने ये क्लास देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है आपको कि 16 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर चौड़े एक कमरा है। ये आपके पास एक कोई कमरा है जिसकी डायमेंशन आपको दे रखी है 16, 12 और 10 की। आपसे बोला है कि इसमें रखे जाने वाले सबसे बांस की लंबाई, सबसे लंबे बांस की लंबाई। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा सब जब कोई पूछा जाए आपसे तो आपको इसका डायगोनल निकालना रहता है, ठीक है। डायगोनल निकालना, आपसे बांस पूछे, छड़ पूछे, कुछ भी रखना हो तो वो डायगोनल के अक्रॉस ही हम उसमें रखेंगे। तो डायगोनल होता क्या है इसका, आप डायगोनल की जो लेंथ पूछ ले आपसे, तो हमेशा ध्यान रखना ये होती है L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर करना और अंडर रूट ले लेना, सबको ऐड करके आप खोगे, बिल्कुल ले लेंगे। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे कि ये 16 है, ये 12 है, ये आपके पास 10 है, 2 इनमें से सब में से कॉमन आ रहा है, तो 2 को पहले ही कॉमन निकाल लो आप, ठीक है। ऐसा कैलकुलेशन के लिए कर सकते हो, बाकी तो नहीं। आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी आंसर आएगा, 16 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे करोगे तो भी आंसर तो आना ही है। बाकी थोड़ा आसान कर सकते हो, 2 पहले ही आपने कॉमन ले लिया, तो 2 तो मल्टीप्लाई होना ही है। अभी ये कितना बच गया, ये 8 बच गया, ये कितना बच गया आपके पास 6 बच गया, ये कितना बच गया 5 बच गया। अभी इतना रह गया आपके पास, 8 का स्क्वायर किया 64, 6 का स्क्वायर किया 36, और आपके पास इसका स्क्वायर किया 5 का हो जाएगा 25। ये आपके पास 100, ये 125 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 125। 125 का मतलब क्या हो जाएगा, 5√5। 5√5, 2 पहले से मल्टीप्लाई था, तो आंसर क्या हो जाएगा 10√5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा आपका। इसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन, मैंने बताया था जब रिवीजन वाली क्लास चल रही थी, मैंने कहा था कि
एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड के मैंने 3 फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए थे। मैंने कहा था जो ये तीसरा वाला फॉर्मूला है सबसे लास्ट वाला, ये आपको तब यूज करना है जब आपके पास वैल्यूज कुछ बड़ी बड़ी सी दे रखी हो लेकिन उनका डिफरेंस निकालना थोड़ा इजी हो। ठीक है, डिफरेंस बहुत आसानी से डिफरेंस का स्क्वायर निकाला जा सके। तो देखो वैल्यूज कुछ इस तरीके से हैं और इनका डिफरेंस बहुत मतलब संख्याएं वो बहुत पास पास की है, डिफरेंस इजीली निकाला जाएगा, स्क्वायर भी इजीली निकल जाएगा। तो आप वो वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो आपका फॉर्मूला था क्या बेसिकली, वो एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये आपके पास हो जाता है किसके इक्वल, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और मल्टीप्लाई में क्या, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में है, ये सब मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ गई, डायरेक्ट रखता हूँ मैं वैल्यू जब 1/2 देखो तीनों को ऐड करो तो ये 500 ये 500 ये 500 कितना हो जाएगा, 500 500 500 आपने किया 1500, तो ये हो रहा है। इसके बाद में 50 50 50 150 ये हो रहा है, 150 भी ऐड कर दिया। इसके बाद में 7 6 13 13 और 5 18, तो 18 ये हो गया। ठीक है, ऐड कर दिया तो ये 8 ये 6 ये आपके पास 6 और ये 1 1668 हो रहा है आपके पास ऐड करने के बाद में। ठीक है, इसके बाद में अंदर क्या आएगा, देखो इसका डिफरेंस किया आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1, इसका डिफरेंस किया आप कहोगे 1 का स्क्वायर 1, आप कहोगे इसका डिफरेंस किया यहाँ पे हो रहा है आपके पास 2 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इतना आ रहा है। अब देखिए कितना बन रहा है, 4 5 6 6 बन रहा है। 6 से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा आपको कि 3 बार, तो ये 3 आंसर आ रहा है। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 8 3 24 यूनिट डिजिट से कर सकते हो, ये आंसर आएगा। बाकी कंप्लीट भी करके देख लो। 3 से किया 8 3 24 2 6 3 18 2 20। ठीक है, और 16 3 48 और 2 50, 5004 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखिए, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसका जो आपका फॉर्मूला है वो मैंने कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था आपके पास रिवीजन वाली क्लास में ही। तो उसमें कंसेप्ट था क्या, बेसिकली पावर 4 है ना, ये आपके पास इक्वल होता है किसके, पावर 2 के स्क्वायर होके। ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो अब इसमें मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, यहाँ पर दोबारा रखता हूँ इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आपके पास माइनस एक्स वाई, ये वाली वैल्यू तो आपको दी हुई है, कितनी दे रखी है, 3 इंटू मल्टीप्लाई में 4 प्लस √3। ओके, इसके साथ साथ जो दूसरी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा प्लस एक्स वाई, ये आपके पास कितनी हो जाएगी। देखो ये जो वैल्यू दे रखी है ना आपके पास ये वाली, इसको इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्योंकि इन दो का ही तो मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का, इस पर्टिकुलर वैल्यू का और इस पर्टिकुलर वैल्यू का, इन दोनों का मल्टीप्लाई ही ये वाली वैल्यू होती है आपके पास। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आएगी कितनी, आप कहोगे 117/3 और मल्टीप्लाई में 4 प्लस √3, ये वैल्यू आएगी। ये वाली आप निकाल लोगे, इजीली कर लोगे इसको, 3 से काट लो इसको या फिर इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 4 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया आपने तो कर देते हैं, कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 चौके 16, 16 माइनस 3 13 और 13 से काट लो, 13 9 में 117 और 3 से फिर दोबारा काट लो इसको 3 बार। तो ये आपके पास देखो वही चीज़ें बन रही है, बस केवल फर्क आ रहा है यहाँ पे माइनस की टर्म आ जाएगी ये, तो इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मामला क्या बन गया, देखो ये वैल्यू बन रही है आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 4 माइनस √3, ये वाली वैल्यू बन गई है। आपको निकालना है क्या है, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है, ऐड कर दो इन दोनों को, तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बन गया। इधर ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 4 3 12 12 ये रहा और 12 ये रहा, 12 12 24। ठीक है, और ये देखो माइनस वाली टर्म है, ये तो कट जानी है क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये केवल इतना बचने वाला है, तो ये 24 है, 2 का भाग दोगे इसमें तो कितना आंसर आ जाएगा 12, तो ओवरऑल आंसर आएगा वो आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है सवाल में कि माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% स्पेंड कर देती हैं, खर्च कर देती हैं, लेकिन दोनों की बचत है वो समान है। ठीक है,
दोनों की आय का योग है वो टोटल भी आपको दे रखा है, तो सुषमा की आय आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो लाइन बोली है ना आपके पास कि उनकी सेविंग सेम है, तो इसको इक्वल करते हैं। तो देखिए ये माधुरी है, माधुरी का देखो 80% इसने क्या किया, स्पेंड कर दिया। तो आप ये बताओगे कि सेविंग कितने की है, आप कहोगे बिल्कुल 20% की सेविंग की है इसने, 20/100। इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल करना है, दूसरा कौन है, सुषमा। सुषमा की कितनी सेविंग है, देखो 95 इसने खर्च कर दिया, इसका 5% की सेविंग के इक्वल कर दूँ, कर दिया इक्वल। तो ये 100 से ये 100 का है, 5 से ही आपके पास 4 बार जाएगा। तो M/S ये आपके पास कितना आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। अब ये 1/4 जो रेशो आया है ना, ये आया क्या है, आप ये बताओगे, आप बिल्कुल बताएंगे। ये आपके पास इनकम का ही रेशो आया है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है ना आपके पास व्यय की, एक्सपेंडिचर की, सब कुछ जो कैलकुलेशन होती है वो हमेशा इनकम पे ही होती है आपके पास, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकी इनकम का ही रेशो आ गया। आपको इनकम का ही टोटल दे रखा है। तो ये जो 10,000 जो वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितने यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कंबाइंड। आपको सुषमा की निकालनी है, मतलब ये वाली निकालनी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा बता दोगे आप कितना, 5 का भाग दिया 2,000, 4 से मल्टीप्लाई किया 8,000, तो 8,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। अगर दूसरे का मैं पूछूँ आपसे माधुरी का, तो आप कितना बताओगे, आप बताओगे 2,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बात आई समझ में। ये वाला देख लो, एक वस्तु है जो 3150 रुपये में बेचने पर किसी दुकानदार को 5% का प्रॉफिट होता है। 8% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा उस वस्तु को। आप कहोगे कि जो 3150 में जब बेचा है उसने, तो उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 105 रुपये की वस्तु है, ठीक है। 3105 है, वो 105 यूनिट की वैल्यू है। आपको बेचना है उसको 8% के प्रॉफिट पे, मतलब 108 में बेचना है। बस एक लाइन का सवाल है, ऐसे कर लोगे आप। इसको काट लो, इसको, ये 3 बार जाएगा, देखो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। 5 तिया 15, 3 एक कम 3, बिल्कुल जा रहा है। तो ये 30 टाइम्स कट गया इससे, 30 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा, और 3 एक कम 3 आ जाएगा। तो 3240 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। बात आई समझ में। बहुत आसान सवाल है, हो जाएगा ये वाला। आगे बढ़े, ये वाला देख लो। साधारण ब्याज दे रखा है, पहले बोल दिया कि सिंपल इंटरेस्ट है। एक धनराशि है, 2 वर्ष बाद में इतने रुपए हो जाती है, और 5 वर्ष बाद में इतनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर, आप बताओ कि 2 वर्ष में इतना हो गया, 5 वर्ष में इतना हो गया, इनका दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लूँ तो 3 साल का आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। ये जो मैं अगर डिफरेंस निकालूंगा तो ये आएगा क्या, बेसिकली ये आपके पास ऐसा ही आ जाएगा कि 3 साल का, बिल्कुल आ जाएगा। 12,800 है, इसमें से 9,920 माइनस कर दो, कर दिया 0, ये बनेगा, ये 8 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 10, 10 बनेगा, तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास 10, तो ये आपके पास 2 बनेगा। तो ये 2820 जो वैल्यू आ रही है आपके पास, 3 साल का क्या आ रहा है आपके पास, ऐसा ही आ रहा है, ठीक है। आप 1 साल का ऐसा ही बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे। तो 3 का भाग दे देंगे इसमें, तो 3 का भाग दिया, 93 27, 1 बनेगा, 3 6 18, तो 960 रुपये आ गया 1 साल का ऐसा ही। ये बात आपको समझ में आ गई, 960 रुपये हमने निकाल लिया है, ये आपके पास 1 साल का ऐसा ही आ गया है। अच्छी बात है। अब 1 साल का ऐसा ही ये आ गया है, तो 2 साल का निकाल लो, 2 साल का भी निकाल लेंगे, जस्ट डबल कर दो इसका। तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि डबल किया तो ये 0, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, और एक 19, 1920 आएगा, बिल्कुल 1920 आ गया 2 साल का, ये 2 साल का आ गया। अब देखो 2 साल में तो धन इतना हो गया था, तो ब्याज उस पर इतना मिला था, तो मूल रकम कितनी थी, इसको माइनस कर दो, इसमें से माइनस किया, देखो किया तो 0 0 0 और ये 8, तो 8,000 रुपये था जिस पे इतना ब्याज मिला, तो इतना इतना मामला चल गया। बात समझ में आ रही है, सब कुछ चल रहा है सही सही। तो अभी मामला क्या बन गया कि 8,000 तो रुपये है, 1 साल का ब्याज 920 रुपये है, सब कुछ पता है। आप जो रेट है वो निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। देखो 920 रुपये बराबर प्रिंसिपल 8,000 रुपये इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो गायब, 1 जीरो से 1 जीरो गायब, 98 डिवाइड बाई 8, 8 से काट लो इसको, या फिर एक एक करके डिवाइड कर लो, कैसे भी कर लो। 8 से डिवाइड किया इसको, तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, इसमें रेट ही निकालना है ना आपको, तो यहाँ पे
तो आप निकालोगे तो ये आपके पास 9260, ठीक है। ये 920 था, ये 960 था, ये ठीक है। ये 960 था ना, इसको थोड़ा करेक्ट करना था, ये 960 ही था क्योंकि कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा नहीं फिर, 960 ही था ये, ठीक है। 960 था, जब भी तो मैंने इसका डबल किया था ना, तो 9, हाँ ठीक है, 0 6 दूनी 12 9 3 18, ठीक है। हाँ ये 960 ही था। तो अब देखिए इसमें कंप्लीट ये डिवाइड हो रहा है 12 × 96, तो 12% रेट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दो कंसेप्ट एक साथ यूज़ किए। ये वाला क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है, तो देखिए इसमें मीन प्रोपोर्शनल आपको पता है, मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। दो वैल्यूज है ए और बी, तो मेन प्रोपोर्शनल हो जाएगा अंडर रूट में ए बी। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, तीन वैल्यूज ए बी हैं, तो दो वैल्यूज हैं, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ये थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा, निकाल लेते हैं। तो अब देखो एक चीज़, अगर रेशो ही आप काम कर रहे हो, रेशो पे काम कर रहे हो, पॉइंट पॉइंट है तो हटा सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में लेना है तो कर लो, सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो आप। तो अंडर रूट में मैंने लिया 1.2, ठीक है, 1.2 इंटू 10.8, ये आपके पास 1.2 इंटू 10.8 है। इसका रेशो किससे लेना है आपके पास, 12 इंटू 12 डिवाइड बाई 0.2, ठीक है। ये पॉइंट है ना, पॉइंट लगा हुआ है, ध्यान से समझना इसको। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ये 12 है और ये 12 9 108 है, ये 12 है और ये 12 9 108 है, तो यहाँ से ओवरऑल निकल के आएगा, वो बाहर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर मामला क्या आएगा, एक पॉइंट भी आएगा, ठीक है, पॉइंट भी आएगा तो बटे 10 लिख लो, उसको लिखना है तो, और इधर भी पॉइंट हटा लो, एक पॉइंट हटा लिया, बटे 10 इधर भी आ जाएगा। तो ये 0 से तो 0 कट ही जाना है, पॉइंट तो हटा ही दो आप भले। 2 से ये कितनी बार जाएगा, 6, तो ये 12 6 72, और ये आपके पास कितना है, 12 3 36, ये 72 है, ये 36 है, ठीक है। ये 36 है, ये 72 है, बात समझ में आ रही है। ये 12 3 36 है, ये 12 6 72 है, तो ये 36 और ये 72, और रेशो क्या आएगा, 1:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा करेक्ट। क्लियर ये बात। इसके बाद में ये वाला देखिए, 42 संख्याओं का एवरेज है वो 37 है, पहली 26 संख्याओं का 32 है, अंतिम 17 का जो है 44 है, और 26वां जो नंबर है वो आपको बताना है। बेसिक से करना चाहो बेसिक से कर सकते हो, इजीली हो जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डेविएशन से कर लेते हैं इसको। डेविएशन से करते हैं तो देखो, पहले आपको दे रखा 37, मामला क्या है कि 26 का जो एवरेज है वो 32 दे रखा है। आप बताओगे कितना डेविएट हो रहा है इससे, आप कहोगे कि 5 कम है, ये -5 है, -5 है, लेकिन 26 संख्याओं का है, तो कितने का डेविएशन हो जाएगा, 26 पंजा 130, -130 का डेविएशन है, कमी है इतने की बेसिकली। 17 संख्याओं का दे रखा है आपको 44, कितना ज़्यादा है, आप कहोगे कि 7 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं में बट रहा है ये, 17 में बट रहा है, तो 17 संते 119, 119 हो जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव वाला डेविएशन देगा, ये नेगेटिव वाला देगा। ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है, आप बताओ ओवरऑल डेविएशन कितने का आ रहा है। आपने कहा कि ओवरऑल डेविएशन तो यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, वो -11 का आ रहा है, बात समझ में आ रही है, -11 का आ रहा है, -11 का आ रहा है। अब देखिए संख्याएं कितनी हो गई, ये 26 संख्याएं थी, ये 17 संख्याएं, टोटल ये 43 संख्याएं हो गई हैं। मतलब जो एक संख्या एक्स्ट्रा है ना, उसके कारण जो डेविएशन है वो -11 का है, बात समझ में आ रही है आपको। उसके कारण जो डेविएशन है वो -11 का है। अगर उस संख्या को हटा दें तो फिर सब चीज़ें सही सही रहेंगी, मतलब वो संख्या है ना अपने आप में 11 कम है, तो ओवरऑल एवरेज 37 का है, वो संख्या 11 कम है, तो आप बताओ वो संख्या है कितनी, तो आप कहोगे 37 में से 11 माइनस कर दो, तो आंसर क्या जाएगा 26, तो 26 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेविएशन से देख सकते हो, बाकी बेसिक अप्रोच आपको पता ही है कैसे भी करना है, ठीक है, क्या वो इजीली कर लोगे उससे। तो ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या करना है इसमें, ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में करता है, ठीक है, अच्छी बात है, और बारी बारी से एक दिन छोड़कर एक दिन करके कार्य कंप्लीट करते हैं, इस तरीके से करते हैं। ए ने स्टार्ट कर दिया मामला, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, देखिए अच्छा सवाल है, समझिए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है आपको। सबसे पहले ए है, ये फिर बी रहा। ए के लिए बोला है कि 12 दिन में करता है, ये इसके लिए बोला है 30 दिन में करता है, टोटल मान लिया 60 काम है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2। सबसे पहले ए कर रहा है, तो फर्स्ट डे में क्या हो रहा है कि ए ने 5 काम किया, सेकंड डे में बी आएगा, उसने 2 काम किया, तो आप मुझे ये बताओ कि 2 दिन में मिला के कितना काम हो गया, आप कहोगे 7 काम हो गया।
ठीक है। हमको 60 तक पहुंचना है, 60 तक पहुंचना है तो देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करो, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 से किया तो ये देखो 8 सत्ते 56, इसको भी 8 से किया तो ये 8 दूनी 16, तो 16 तो दिन हो गए हैं, ठीक है। 16 दिन में आपके पास 56 काम हो गया है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब यहाँ तक बी तक हो गया है काम, अब दोबारा ए आएगा करने, ठीक है। तो 16 काम, तो 16 दिन तो हो गए। अब काम बचा हुआ है 4 काम, उसको आएगा करने ए, तो 5 की एफिशिएंसी से करेगा तो 16 सही 4/5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात आ गई समझ में, आसान सवाल है, इजीली हो जाएगा ऐसे। ये वाला देख लो। सवाल में बोला है आपसे कि एक लड़की है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर दी है, और वह आगे 20 किलोमीटर की दूरी है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर दी है। यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। एवरेज का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एवरेज स्पीड का कि टोटल डिस्टेंस और डिवाइड बाई टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। आपको कि बिल्कुल ये तो हम कर लेंगे, टी डी डिवाइड बाई टी टी टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड हमने निकाला था, आप टोटल डिस्टेंस बताओ। देखो 30 की डिस्टेंस ये रही और 20 की डिस्टेंस ये रही, आपने कहा कि 50 तो उसने डिस्टेंस कवर किए। टाइम कैसे निकालोगे, देखो 30 डिस्टेंस को ये 15 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर लेगी, 30/15। दूसरी जो डिस्टेंस है 20 की डिस्टेंस है, उसको 10 की स्पीड से कितने टाइम में कवर कर लेगी, 20/10। तो सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये आपके पास 2 और 2 4, तो 50 बटे क्या आ जाएगा आपके पास 4, ठीक है। 50/4 क्या होता है, 50/2 25, और उसका भी हाफ कर दो तो 12.5, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, सभी चैप्टर के रिवीजन के तौर पर मैंने ये क्वेश्चन लिए। मोस्ट रिपीटेड सवाल हैं जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि पेरीमीटर है एक रोम्बस का दे रखा है 148, और आगे बोला है आपको एक डायगोनल भी दिया हुआ 24, एरिया आपको फाइंड आउट करना है रोम्बस का। देखिए दो तरीके से कर सकते हो इस सवाल को, एक तो आप ज्योमेट्री बना के कर सकते हो, और एक आपको बेसिक जो अप्रोच है उससे कर सकते हो फॉर्मूला बेस पे। तो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपने ज्योमेट्री से इसको किया सवाल को, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो रोम्बस है इसकी साइड निकालोगे। अब रोम्बस का जानते हो कि सभी साइड इक्वल होती हैं इसकी, तो कंप्लीट पेरीमीटर जो आपका 148 दे रखा है, तो यहाँ से आप 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो एक साइड आ जाएगी इसकी बिल्कुल। तो साइड सभी इक्वल है तो साइड की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 4 तिया 12, 2 बनेगा, 4 सत्ते 28, 37 आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, इसका आ गया ये आपके पास ये साइड आ गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद हम देखिए इसके दो जो डायगोनल हैं ये कुछ इस तरीके से हैं। एक बात और जो है आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो ये समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है, इसके जो डायगोनल है अपने आप में 90 डिग्री पे या पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बनता है ना इसके डायगोनल के बीच, ये 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए और इंटरसेक्ट भी करते हैं। अगर ये 24 है, जैसे किसी भी डायगोनल को मान लो आप, जैसे आपने इसको कंप्लीट मान लिया 24 है, तो ये 12 और ये 12 का हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब ये 12 का हो गया, तो अब मुझे ये बता सकते हो आप ये वाली लेंथ कितनी होगी, आप कहोगे बिल्कुल बता सकते हैं। आप कहोगे 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये 35 आ जाएगा आपके पास। ये बात क्लियर हुई आपको। ये 35 जैसे ही आया आपके पास, तो अगर मैं आपसे ये वाली पूछूं तो ये भी 35 हो जाएगा। तो टोटल दूसरा जो डायगोनल है D1 आपको पता था, पहले डायगोनल 24 था। D2 दूसरा डायगोनल भी आपके पास आ गया, वो कितना आ गया, आप कहोगे वो 70 आ गया है। तो यहाँ से आपने सिंपल ज्योमेट्री से दूसरा डायगोनल इजीली निकाल लिया है। अब आपके पास दोनों डायगोनल आ गए हैं, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का एरिया निकालने का। आप कहोगे कौन सा, 1/2 D1 × D2, ठीक है। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2, और यहाँ पे आपके पास 24 दे रखा है, ये 70 दे रखा है, ये 12 बार जाएगा, 12 से 84, तो 840 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये हो गया, मैंने कहा था दो तरीके डिस्कस करेंगे, तो दूसरा तरीका भी देख लो। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जब रीजन वाली क्लास में, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना उनके बीच में एक रिलेशन होता है D1² + D2² बराबर 4A², ठीक है। तो बराबर 4A² होता है ये। अब आपको पता है कि इसका जो एरिया होता है वो होता है 1/2 D1 × D2। तो आपके पास एक डायगोनल था
तो दूसरा डायगोनल आपको निकालना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। दूसरा निकालना पड़ेगा, तो दूसरा निकालने के लिए आप अभी ज्योमेट्री से नहीं कर रहे, इसको क्या करोगे, इस फॉर्मूले से करोगे। तो फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो D1 की वैल्यू क्या है, आपको होगी 24, तो 24 का स्क्वायर करोगे आप, प्लस D2, ये तो आपको निकालना ही है, 4 टाइम्स A का स्क्वायर। A आपने अभी निकाल लिया था, 37 आया था ना, तो 4 इंटू 37 का स्क्वायर करोगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, तो अब इसमें ऐसा कर सकते हो आप कि देखो, दो इसमें सब में से कॉमन आ रहा है, दो को हटा सकते हो, बाकी दो को नहीं हटाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करोगे इसमें। तो ये आपके पास D2 स्क्वायर आ रहा है, वो आपके पास कितना हो जाएगा, 37 का स्क्वायर करो आप, 37 का स्क्वायर करोगे, डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 37 कितना हो जाएगा, देखो 7 7 49 हो जाएगा, और ये 7 तिया 21, और आपके पास ये 4 तो कैरी था ना, 42 और 4 46, 4 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 4 13, 1369 आ रहा है। अब इसमें से आप इसको अगेन आपको 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 36 हो जाएगा, और 6 चौके 24 और 3 27, 2 और 52 और 2 54, ठीक है, 5 4 7 6 ये बन रहा है आपके पास। अब इसमें से आपको जो माइनस करना है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसको, ये 5 4 7 6 है, इसमें से आपको 6 7 6 माइनस कर देना है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये 24 का स्क्वायर जो होता है वो 576 होता है, सॉरी 576 माइनस किया आपने, 0, ये आपके पास 0, और ये आपके पास आ जाएगा 9 और ये 4, 4900 बन रहा है। 4900 किसका स्क्वायर होता है, आपको 70 का होता है। तो अभी तो हमने निकाला था, जो दूसरा डायगोनल आया आपके पास वो कितना आ गया, D2 70 आ गया, ठीक है। D2 आपके पास आ गया, अभी आपके पास फॉर्मूला पता ही है आपको, 1/2 D1 इंटू D2, तो यहाँ से आप इसका एरिया दोबारा निकाल लोगे, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। जो आपका ज्योमेट्री वाला तरीका है उससे थोड़ा सा सवाल आपका जल्दी होता है, क्योंकि उसमें आप ट्रिपलेट देख लेते हो और डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हो D2 की, और डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हो फॉर्मूले में, तो आंसर थोड़ा जल्दी निकल जाता है, ठीक है। बाकी दूसरे वाले में आपको फॉर्मूले से कैलकुलेशन करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको बोला है कि एक समकोण त्रिभुज है, और इसमें बोला है कि एक अंतःवृत्त स्थापित है, ठीक है। तो एक सर्किल है इंस्क्राइब्ड इन ए राइट एंगल ट्राइंगल। आगे बोला है आपसे कि दो साइड हैं कंटेनिंग राइट एंगल, और आपके पास 15 और 8, बेसिकली 15 और 8 है ना, ये आपके पास परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू दे रखी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इन सर्किल, आपके पास दो तरीके के रेडियस होती है, इन रेडियस होती है, एक सर्कम रेडियस होती है। आपको अंदर जो बन रहा है सर्किल, मतलब इन रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए, याद करो रिवीजन वाली क्लास, उसमें डोज नंबर फर्स्ट मैंने एक इस रेडियस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कस की थी, इन रेडियस और सरकम रेडियस के रिगार्डिंग सब कुछ ऑल टोटल सब चीज़ें बता दी थी। उसमें मैंने बताया था, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपके पास, तो आपके पास एक फॉर्मूला होता है P + B - H / 2, ठीक है। परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस / 2, ये आपके पास किस में होता है, जब इन रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है और राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा हो। आप कहोगे 8 दे रखा है और 15 दे रखा है, और एक और ट्रिपलेट होता है आपके पास, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। 17 तो सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, इसमें से एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो आप कहोगे 8 + 15, और इसमें सबसे बड़ी भुजा को माइनस करना है, / 2। तो आप कहोगे 23, 23 में से आप 17 माइनस करोगे, आप कहोगे 6, 6/2, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ पे, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको वैल्यू दे रखी है x + y + z की, और ये वैल्यू भी दे रखी है, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने बताया था कि जब x3 y3 z3 - 3xyz दिया हो, आपको 3 फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, और तीनों फॉर्मूले से कोई सा भी किसी से भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल। ये वाला देखिए, ये सेकंड वाला फॉर्मूला है। सेकंड वाला फॉर्मूला कैसा था, इसके 3 फॉर्मूले बताए थे ना मैंने, रिवीजन वाली क्लास याद करो, आपने सब ने देख रखी है वो सभी, x3 y3 z3 - 3xyz बराबर। आप क्या करोगे, इसमें फॉर्मूला हमने जो ड्राइव किया था वो फॉर्मूला x + y + z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y + z का होल स्क्वायर -3 टाइम्स xy + yz + zx, ये था आपके पास फॉर्मूला, ठीक है। तो आप कहोगे x + y + z की वैल्यू गिवन है, आपको कितने दे रखी है, 7, 7 रख दो। ये वाली वैल्यू भी गिवन है, 7 का स्क्वायर करो, 7 का 49 हो जाएगा 49,
3 टाइम्स इसका कर दो, 3 टाइम्स इसका करोगे आपको 24, ये माइनस कर देते हैं। माइनस किया तो 25 आएगा, 25 अंत 175, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया ये वाला सवाल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपसे पूछा है इसमें, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती आपके पास, आपको पता है 30 डिग्री की वैल्यू आप जानते हो, ठीक है, 60 डिग्री की आप जानते हो, 45 की जानते हो, लेकिन कुछ अलग सी वैल्यू आपके पास दे दे, जैसे 40 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दे रखा है, ये वैल्यू आपको नहीं पता, तो आपके पास हमेशा ध्यान रखना इस वाले केस में आपके पास वैल्यू निकलवा रहा है तो फिर क्या है कि दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे सवाल में, डेफिनेटली, तभी ये सवाल सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले का और इस वाले का एंगल का सम 90 हो रहा है, तो किसी को भी चेंज कर सकते हो आप। इसको आपने चेंज किया तो इसको कैसे बदलोगे, इसको cos स्क्वायर 40 लिख रहा है ना, ये cos स्क्वायर 40, इसको जब चेंज करोगे तो ये क्या किस में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि 40 और 50 दोनों का टोटल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदल जाता है, कॉस थीटा साइन थीटा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 और साइन स्क्वायर 50, और ये इसके साथ मिलके क्या बना देगा, 1 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1, आपको बिल्कुल बन गया 1। ऐसे ही आपके पास यहाँ से मिलकर भी 1 बन जाएगा, ठीक है। तो 2 आंसर आ जाएगा इसका। आप कहोगे इसकी वैल्यू तो हमको पता है, इनकी वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू पता है तो डायरेक्ट रख लो, नहीं बाकी डायरेक्ट भी देख सकते हो, यहाँ से भी 1 बनेगा, बाकी आपको वैल्यू पता है तो इनकी रख लो वैल्यू। कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू आप क्या रखोगे, कॉस की वैल्यू आप कहोगे कि इसकी वैल्यू होती है आपके पास √3/2, स्क्वायर किया आपने तो आप कहोगे 3/4 बन गई। इन दोनों का हमने निकाल लिया था, अभी ओवरऑल 1 आ गया था। इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2, इसका स्क्वायर करोगे 1/4, 3/4 और 1/4 मिलके क्या बनाएंगे, 1 बना देंगे। 1 ये है और 1 ऑलरेडी ये पहले है आपका, तो ओवरऑल 2 आंसर आ जाएगा। अब भी आपका 2 ही बन रहा है, ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो इसको। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे बोला है कि ये जो नंबर है ना आपके पास, ये 3, 7, 11 से डिविजिबल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें रखोगे आंसर आ जाएगा। तो मैंने ये बताया था जब 3, 7, 11 से आपसे पूछे ना, तो आपसे एक डिविजिबिलिटी चेक करनी है, वो 231 से करनी है हमेशा। आप कहोगे 231 से ही क्यों, क्योंकि देखो इन सब का जो मल्टीप्लाई करते हो ना, आप 231 ही आता है। देखो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास कितना बन रहा है, आपको 231 ही बन रहा है। तो 231 से डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है। तो सिंपल क्या करोगे, इसको ऐसा करो कि आपने ये नंबर मान लिया 67299, आपने सबसे बड़ा नंबर मान लिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो बचेगा उसको हम रिमाइंडर निकाल के वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप इसको क्या करो कि 231 से डिवाइड कर लो। तो डिवाइड किया, आप कहोगे कि 2 बार जाएगा क्या, 23 2 46, 23 या 69, 2 बार ही जाएगा केवल। तो 2 बार जाएगा, 2 बार दिया, 23 दूना 46, ठीक है। माइनस कर लो, ये आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से 9 उतार लिया आपने। अब इसके बाद भाग 2, आप कहोगे कि ये भाग है वो कितनी बार जाना चाहिए, 23 9 9 बार देख के देखते हैं, 9 एकम 9, और 23 9 कितनी बार जाना चाहिए, 207 बार जाना चाहिए, ठीक है। 207, तो 2079, तो माइनस किया 0, ये आपके पास कितना बनेगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। सही कर रहे हैं ना हम सब कुछ, ये आपके पास 3 आ गया, और इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 0, कुछ नहीं बचेगा आगे, तो यही बचने वाला है, ठीक है। एक और 9 आ जाएगा, तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। ये 9 हो गया था, ये एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो एक बार और डिवाइड किया, 309 में 231 माइनस करेंगे, ठीक है। इसमें से 231 माइनस कर लो, तो आपके पास कितना बचेगा, 8 बन जाएगा यहाँ से, और यहाँ से आपके पास कितना बनेगा, 30 में से 23 जाएगा तो आपके पास 7, 78 बच रहा है ये, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ 78 है वो रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, ये रिमाइंडर बच रहा है। आपसे बोला कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आपके पास जो नंबर माना था आपने 67299, तो उसमें 78 एक्स्ट्रा है, मतलब तो इसको माइनस कर दो तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। माइनस किया आपने, आप कहोगे 1, और यहाँ से आ जाएगा 2, तो ये 2 और 1 आ गया, ये लास्ट वाली टर्म ही तो चेंज करनी है आपको बिल्कुल। तो ये लास्ट की टर्म 2 और 1 होगी, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। आप मुझे बताओ कि एक्स और वाई कौन कौन सा है। देखो ये तो एक्स था, ये वाई था, बिल्कुल। तो एक्स की जगह आप रखो यहाँ पे 6 × 2 रख दिया, प्लस 5 × 1 रखो, 5 × 1 रख दिया, तो 6 दूनी 12, 5 17, तो 17 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कैसे किया। कंसेप्ट ये था आपका इसमें कि इसको डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, किससे ये डिविजिबल है, तो वो उससे डिवाइड किया, फिर जो रिमाइंडर बच रहा था आपने कहा कि ये इतना ज़्यादा है तो उसको कम कर दिया, फिर वहाँ से वैल्यू आ गई एक्स और वाई की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
आपसे बोला है कि 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 किलोग्राम गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर इतने रुपए पर केजी के हिसाब से मिश्रण प्राप्त होता है। तो महंगे वाले गेहूं की जो आपके पास क्या मूल्य है ये आपको फाइंड आउट करना बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना जो मिक्सचर एलिगेशन जो लगता है वो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लगता है वो आपके पास है। जैसे यहाँ पे है पर केजी, ठीक है, पर केजी तो मतलब बटे जो लग रहा है ये वो केजी मतलब मात्रा पे लग रहा है, ठीक है। तो मात्रा पे लग रहा है तो नीचे जो वैल्यू आएंगी ना वो आपके पास इनकी वैल्यू आएंगी एक्चुअल की कितने अनुपात में ये बटने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि समझो इसको कि ये देखो 18 केजी दे रखा है, 18 रुपये पर केजी, और दूसरा वाला आपके पास पता नहीं है ये कितना मामला है इसका, और ओवरऑल आपने इसको 20 में बेच दिया है, ठीक है। और इनकी जो मात्रा है वो भी आपके पास दे दी है, ये आपके पास कितना है 5 केजी और दूसरा वाला 2 केजी, ठीक है। तो इनको माइनस कर लो, इसको माइनस किए आपको हो गया यहाँ से 2 बन रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 दे रखी है तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसमें से ये माइनस किया था तो ये बढ़ गया है, ये 25 आ जाएगा। तो जो महंगे वाला है, अब देखो ये बड़ी वैल्यू आ रही है तो ओबियस है ये क्या हो जाएगा, महंगा वाला हो जाएगा। तो महंगे वाली जो चावल की जो कीमत है ना आपके पास, सॉरी कि चावल नहीं गेहूँ है, तो गेहूँ की जो कीमत है महंगे वाले की वो कितनी है 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये। और यहाँ पे जो मैं बोल रहा था ना आपसे ये 5 और 2 आ रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये वो चीज़ आती है आपके पास। यहाँ पे देखिए ये वाली जो वैल्यू लिख रही है ना ये किसके रेस्पेक्ट में है, आप कहोगे ये देखो 18 रुपये पर केजी, पर केजी, तो ये केजी है ना तो ये केजी वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे क्या होता ये डिस्काउंट होता, ठीक है, ये डिस्काउंट होता, तो डिस्काउंट किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, आप कहोगे ये एमपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे एमपी की वैल्यू आती। अगर ये प्रॉफिट या लॉस होता तो फिर ये किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, ये सीपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया जाता है, यहाँ पे सीपी की वैल्यू आती है, ठीक है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, जब आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे मिक्सचर एलिगेशन वाला तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2 ट्रेनें हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 200 मीटर है, ठीक है। आगे बोला है कि विपरीत दिशाओं में चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में मतलब एक अपोजिट चल रही हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम डायरेक्शन, अपोजिट चल रही हैं। और आगे बोला है 10 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती हैं, ठीक है। एक ट्रेन की चाल भी दे रखी है दूसरे की। आपसे हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि जब ट्रेन का केस हो तो जो डिस्टेंस होती है ना, डिस्टेंस चाहे वो आपके पास सेम डायरेक्शन में चले चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले, डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, क्या होगी, हमेशा जुड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रख लो। डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगी, और स्पीड के केस में अगर सेम डायरेक्शन में चल रही तो माइनस होंगी और अपोजिट में चल रही तो घटेंगी, ठीक है। तो अपोजिट में चल रही तो जुड़ेंगी, ऑब्वियस है। तो डिस्टेंस को हमेशा जोड़ना है। तो देखो एक ट्रेन की लंबाई 200 है तो दो ट्रेन है आपके पास, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी आपको, 400 हो जाएगी, 200 200 400। 10 सेकंड में पार कर रही है तो 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल यहाँ पे से जो वैल्यू आ रही है मतलब स्पीड की वैल्यू आ रही है वो आपके पास कितनी आ रही है, आपको 40 आ रही है। कितनी आ रही है, 40 आ रही है। ये आपके पास क्या आ रहा है, ये मीटर पर सेकंड आ रहा है। आगे जो मामला वो किलोमीटर पर घंटे में चल रहा है, तो इसको किलोमीटर पर घंटे में बदल लो तो आप क्या करोगे, 5/18, 18/5 वाला कंसेप्ट है, आपको पता है। मैंने एक चीज़ बता रखी थी, जब 5 जो वैल्यू होती है 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, आप 5/18 करते हो ना, 5/18 करते हो, ऐसे करो इसको, ऐसे याद रख लो आप। जैसे कि कोई वैल्यू है आपको उसको बदलना है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 से आप क्या करते हो, उसको मल्टीप्लाई करते हो। तो अब ये देखो ये 5 का कितना गुना है, ये आप 5 का कहोगे कि ये 8 गुना है, तो 18 का 8 गुना कर दो, 18 × 144। अब ये 144 मैंने लिख दिया, ये कैसे लिख दिया ये आपको समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने ये, आप कहोगे ये कुछ समझ में नहीं आया। देखो समझ नहीं आता ऐसा कर लो इसको डायरेक्ट। जैसे अभी आपके पास जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, ये अभी निकाला था ना हमने, 40 मीटर पर सेकंड आया था। इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो आप क्या कहोगे कि हम इसको किलोमीटर पर घंटे में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा कर लो, आप ऐसे याद रख लो डायरेक्ट। तो ये आपके पास 8 आ जाएगा, 18 × 144, तो 144 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ ये 144 है, ये है क्या, ये आपके पास आ गई है रिलेटिव स्पीड, आ गई है, क्या आ गई है, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब कि देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो ये दोनों का जोड़ कर आई है, दोनों की स्पीडों को जोड़ने के बाद में ये वैल्यू आई है। अब एक की स्पीड 90 है तो दूसरे की मतलब पता नहीं है x है, वो निकालनी है, तो 90 + x की वैल्यू 144 से मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, बिल्कुल बोल सकता हूँ।
क्योंकि ये दोनों का जोड़ क्या है, तो दूसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की 90 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बताओ मुझे, 54 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, तो 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको क्या बोला है कि वरुण और श्यान है किसी काम को और 3 दिन में करते हैं। ये आपके पास वी और एस हो गया, ये आपके पास 3 दिन में कर रहे हैं, अच्छी बात है। श्यान और अनिल, ये श्यान हो गया, ये अनिल हो गया, किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। आगे देखिए अनिल है और वरुण है, ये अनिल हो गया, ये प्लस वरुण हो गया, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। देखो दो दो का कंबाइंड दे रखा है, तो टोटल ऐसा करो, इनका टोटल मान लो, आपने कहा टोटल हमने 12 मान लिया, तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाला, 3 का दिया 4 बार, 4 का दिया 3 बार, 6 का दिया 2 बार। इतनी बात समझ में आई है आपको। अगर मैं सबको जोड़ देता हूँ, सबको जोड़ दिया तो 2 टाइम्स वी एस और ए, ये लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब 2 2 बार रिपीट हो गए। ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 और 2 9, ये 9 आ गया। अब मैं v प्लस एस प्लस ए इसकी वैल्यू आपसे पूछूं तो आप ये बताओगे कि नहीं बताओगे, 4.5 आएगा, बिल्कुल आएगा, 4.5 आएगा, क्यों नहीं आएगा। अब आपसे पूछा क्या है, अनिल के बारे में पूछा है जानकारी, तो अनिल कहाँ पर नहीं है, आप कहोगे अनिल यहाँ पर नहीं है, तो अनिल इन दोनों v और s की मिला के 4 है, कितनी है, v और s की मिला के 4 है, v और s की मिला के 4 है। अनिल की मुझे बताओगे कितनी होगी, आप कहोगे आधा होगी, क्योंकि 0.5 बचा हुआ है तो आधा। तो आधे की एफिशिएंसी से 12 काम को करना है तो कितने टाइम में करेगा, 12 डिवाइड बाई आधा, तो आधा ऊपर जाएगा तो 24 आंसर आ जाएगा, 24 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी परीक्षा में 84 छात्र हैं, जिसमें टोटल है मतलब लड़कों और लड़कियों का मिला के दिया है 84 है, और जो एवरेज है वो आपके पास 95 दे रखा है। ठीक है, लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 10:11 का है, बहुत अच्छी बात है। लड़कों का और जो औसत है एवरेज है वो लड़कियों के एवरेज से 20% कम है। तो चलो मैं थोड़ा डाटा लिख देता हूँ आपको, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया, इनका रेशियो मुझे बताओ, ये 10:11 का है। ठीक है, और आगे आप कहोगे कि लड़कों का जो एवरेज है वो लड़कियों के एवरेज से 20% कम है। 20% का मतलब आप कहोगे 5, 1/5, यदि ये 5x है तो ये ऊपर वाली x हो जाएगी, तो लड़कियों से कम है, ये 5x है तो ये 4x होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। आप कहोगे बिल्कुल होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। ठीक है यहाँ तक, तो ये लड़कों का कम है किन से, लड़कियों से, ये आपके पास यहाँ तक चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या मामला है कि परीक्षा में लड़कों का औसत अंक कितना है। अब इसके बाद मैं थोड़ी कैलकुलेशन करता हूँ मैं। अब देखिए मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आप मुझे बताओ कि ये वैल्यू आएगी क्या, ये टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये आपके पास देखिए ये 55x आ गया, ये आपके पास कितना आ गया, आप कहोगे ये आ गया मेरे पास 40x। ठीक है, तो अगर मैं एवरेज निकालूँ, अब मैंने क्या कहा कि आपसे कि ये गर्ल्स हैं वो 11 हैं और बॉयज़ हैं वो आपके पास 10 हैं। आप कहोगे ऐसे कैसे हो रहा है ये, यहाँ पे तो ये 84 दे रखा है और लड़के लड़कियों का रेशो था, ये तो देखो रेशो में दे रखा है ना, तो आपके पास ये 84 जो दे रखा है, अगर ये नहीं भी दिया होता ना तो आपके पास ये सवाल तब भी सॉल्व हो जाता, क्योंकि ये 84 है ना, ये एक्चुअल में आपके पास कोई आवश्यकता नहीं है, जब आपके पास ये रेशो ही दे दिया है उसने बना के, तो अगर 84 को यूज करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ाओगे आप। ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, आप सिंपल रेशो पे ही काम कर रहे हो, जब एवरेज ही निकाल रहे हो। एवरेज होता है क्या, बेसिकली अनुपात ही तो होता है। तो अनुपात में क्या है कि अनुपात समानुपात में रेशियो में आपके पास जो कॉमन फैक्टर है उसको हम हटा देते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन इसके बिना भी हो जाएगी। ये तरीका मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूँ। ठीक है, आप प्रीवियस क्लासेस देखते रहते हो, तो उनमें मैंने हर बार ये कंसेप्ट डिस्कस किया है कि ये वाला जो कंसेप्ट है कि ये जो एक्चुअल वैल्यू दे रखी होती है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसके बिना भी हो जाता है सॉल्व। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इनको दोनों को जोड़ा और डिवाइड बाई, अब मैंने टोटल कितना मान लिया, टोटल इतना ही मान लिया 21। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो एवरेज कितना दे रखा है 95, तो ये 95 दे रखा है, बस इतना मामला है। अब इनको ऐड करो, आपको ये ऊपर 95 बन रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अब मुझे बताओ x की वैल्यू यहाँ से 21 आ गई कि नहीं आ गई, अब देखो गौर से 21 आई कि नहीं आई, क्योंकि दोनों को जोड़ा ही 95 हो रहा है, 95 से 95 चला जाएगा तो x की वैल्यू 21 आ गई। आपसे लड़कों का जो है वो एवरेज पूछा है, लड़कों का मुझे बता दो, x 4x है तो 21 चौके 84 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए,
तीन संख्याओं का जो अनुपात है वो आपके पास दे रखा है 1:4, 5/9 और 7/12। डिफरेंस है वो बिटवीन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में 180 है। थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये इसमें हिंदी में ये 108 लिखा हुआ है और यहाँ पे 180 लिखा हुआ है, तो किसी भी से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 180 करना है इसको, ठीक है। 108 से आपका ये ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। 180 कर लो इसको हिंदी में। और आपको सम फाइंड आउट करना है तीनों नंबर का। आप कहोगे सबसे पहले ये जो आपके पास नंबर दे रखा है इसमें हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इस रेशो को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो ऐसा करो कि ये जो इसका डिनोमिनेटर है ना, इसमें इसका एलसीएम बताओ मुझे। आप कहोगे 36 है, तो 36 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, इस सभी नंबर्स को, इसको भी इसको भी इसको भी। तो मल्टीप्लाई किया, पहला नंबर किया तो आप कहोगे 4×9=36, तो ये 9 अनुपात आ गया। यह आपने किया 9, 4 और 4×5 बन गया, और ये आपके पास 3, 7 × 21 बन गया, ठीक है। ये अनुपात बन गया। अभी मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा, सबसे छोटा ये हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस है वो आपके पास कितना दे रखा है, 180। तो 180 है वो आपके पास कितने यूनिट की वैल्यू है। आप कहोगे 12 में से 21 में से 9 जाएगा तो 12 बनेगा। तो इसकी वैल्यू दे रखी है, टोटल निकालना है आपको तीनों का टोटल। तो आप कहोगे 21 और ये 9, 30, 20, 50 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 12 से डिवाइड किया, 12 एकम 12, 6 बचेगा, 12×5 60, 15×5 75, तो 750 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य वो 1360 है। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% की छूट पर देने के बाद में 15% की हानि पर बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। मैंने बताया था कि ऐसे सवालों में आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, कि सीपी से जो एमपी का जो रेशो होता है वो आपके पास होता है 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और बटे में क्या आता है 100 प्लस माइनस परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऐड करना है, लॉस हो रहा है तो माइनस कर देना है। आप कहोगे यहाँ पे ठीक है, ये बात तो आगे ही हमको समझ है, यहाँ पे लॉस हो रहा है तो माइनस वाला रखेंगे। तो सीपी मुझे बताओ कितना है। सीपी तो आप कहोगे निकालना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी मुझे बताओ, तो 1360 दे रखा है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट आप कहोगे 100 माइनस 25, तो 75, और बटे में क्या आ जाएगा 100 प्लस 100 प्लस माइनस पी आएगा क्या। तो देखो 25% की छूट देने के बाद में 15% की हानि होती है। बात समझ में आ रही है आपको। 15% की हानि, तो आप हो गए 85 ही आ जाएगा। तो सॉल्व कर लो इसको, 5 से काट लो 15 बार, 5 से इसको काटा कितनी बार जाएगा, आपको कि 17 बार जाएगा, ठीक है। तो 17 × 136, ये 0, 15 × 120, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा, सीपी की वैल्यू 1200 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े। जो फॉर्मूला था वो इम्पोर्टेंट है। किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, और आगे बोला है इसके खर्च पर 12% की वृद्धि होती है। इसके खपत में होने वाली वृद्धि या कमी आपको बतानी है। तो एक चीज़ मुझे बताओ कि जो खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो क्या होता है। आपने परसेंटेज क्लास लगाई है तो आपको पता है कि इस प्राइस इनटू कंजम्पशन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। आपको खपत के बारे में जानकारी चाहिए। खपत मतलब कंजम्पशन, कंजम्पशन का फॉर्मूला निकाल लो। आपको कंजम्पशन बराबर हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो ये इसका रेशो देखना है, एक्सपेंडिचर का और प्राइस का रेशो देखना है आपको। तो एक्सपेंडिचर का मुझे बताओ मामला क्या चला है। आप कहोगे एक्सपेंडिचर में मामला ये चला है कि पहले 100 था, बाद में हो गया 112, ठीक है। अब मुझे कीमत में बताओ, कीमत में क्या हुआ। कीमत में आप कहोगे कि इसमें भी वृद्धि हुई है, पहले 100 था, अब बटे में क्यों लिख रहा हूँ ये तो समझ में आ गया ना आपको, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशो चाहिए, और बाद में हो गई 128, तो ठीक है, इतनी मामला हुआ है। तो अब मुझे बताओ कि ये तो पहले था, अब ये बाद में हो गया है, तो बाद में कितना हो गया, 128 से 112 हो गया। कमी हो गई है कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई है कमी। तो फिर कितने की कमी हुई है आप बताओ। आप कहोगे कि 16 की कमी हुई है। कितने पे कमी हुई, 128 पे, तो कितना हो गया ये रेशो देखो, 16 × 128, 1/8 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो 1/8 है क्या बेसिकली, और ये कमी है। 1/8 होता है, आप कहोगे 12.5% होता है, ठीक है, 12.5%। तो 12.5% की कमी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो वृद्धि वाला भी ऑप्शन है, ये नहीं करना आपको ठीक जल्दबाजी में। 12.5% की कमी, ये वाला टिक करना है। ये क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट सवाल है ये, समझिए इसको कैसे करना है। कोई धनराशि है 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के में इतनी हो जाती है 9,766 रुपये। आगे बोला कि उसी साधारण ब्याज दर पर ये 4.5 वर्ष में इतनी हो जाती है। तो रेट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए मुझे ये बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट वो हर साल सेम होता है कि नहीं होता है। आपको कि बिल्कुल होता है, हर साल सेम रहता है।
सेम रहता है। तो देखो ये 4.5 का मामला दे रखा है, ये 3 साल का मामला है। इन दोनों का मैं माइनस करूँ तो आप मुझे बताओ कितने साल का बनेगा। 4.5 में से 3 माइनस किया तो आप कहोगे 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल। तो 1.5 साल का ब्याज मुझे बता दो। आप कहोगे इसमें से मैं ये माइनस कर दूंगा, तो 10,849 में से कितना माइनस कर दो, 9,766 माइनस कर दो। माइनस किया तो यहाँ से बन जाएगा 3, और यहाँ 14 में से 6 जाएगा तो 8, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 8, तो ये 0, और ये आपके पास आ जाएगा 1। तो 1083 ये वैल्यू बन गई आपके पास। 3/2 साल की मामला बन गया कितना, 1083। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई है। आप कहोगे कि ये तो 1.5 साल का है, हम क्या करते हैं कि पहले 3 साल का निकाल लेते हैं, तो इसको जस्ट डबल कर दो। तो ये 3 साल का मामला आ गया, इधर इधर भी डबल करना पड़ेगा, तो डबल कर दो, ये 6 बन जाएगा, और ये 8 दूनी कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और ये आपके पास 2 बन जाएगा, तो 2166 ये बन गया। ये 3 साल का है क्या, ये ब्याज आ गया। तो ये आपके पास धनराशि इतनी हो गई है। इतने में से यदि ये माइनस कर दूं मैं, तो बताओ मुझे मूलधन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, प्रिंसिपल मिल जाएगा मुझे, प्रिंसिपल। तो माइनस कर लो, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 7 में से 1 जाएगा, आप कहोगे 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा, आप कहोगे 9 में से 2 जाएगा, आप कहोगे 7 बचेगा। ठीक है, तो ये 7600 रुपये जो आ रहा है, ये बताओ मुझे है क्या। आप कहोगे जो 7600 रुपये आ रहा है वो प्रिंसिपल आ गया है। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया है, और 2166 है वो ब्याज है। ठीक है, 2166 ब्याज है, और ये 7600 प्रिंसिपल है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ क्या, 2166 ब्याज है, कितने पर ब्याज है, 7600 पर ब्याज है, कितने साल का ब्याज है, 3 साल का ब्याज है, इंटू रेट बटे 100। इसमें कोई गड़बड़ी है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है ये। तो सॉल्व कर लो इसको, 3 से काट लो इसको। 3 से काटा, आप कहोगे 3 सते 21। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये 19 से कट रहा है क्या, 19 से काट के देखते हैं। 19 दूना 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, 19 दूना 38, 19 तिया 57। ठीक है, 57, और आपके पास कितना बन रहा है ये, 57 गया, और आपके पास 15 बनेगा क्या, 19 अंठे 152, और ये 19 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, और ये 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। 4 का इसमें भाग दोगे 38 में, तो आपके पास जाएगा 19, और 19 का भी आधा कर लो, 9 दूनी 18 और 9.5, तो 9.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9.5 आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये इतना है वो रेट है आपके पास 9.5% की। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है आपसे कि एक क्लास है जिसमें आपके पास 50 स्टूडेंट का ये डाटा दिया हुआ है, उनके जो गणित के प्राप्तांक हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं नीचे। अब ये क्या है कि इंटरवल है, 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया। तो इस फ्रिक्वेंसी में ये आपके पास फ्रिक्वेंसी बता रहा है कि कितने स्टूडेंट हैं, इनका टोटल करोगे आपके पास 50 दे रखा है, ये 50। तो ये टोटल स्टूडेंट का डाटा है। तो 0 से 10 के बीच में 2 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 के बीच में 11 हैं, 20 से 30 के बीच में 28, इस तरीके से है। और आपको कैलकुलेट करनी है वैल्यू मीन की। ठीक है, मीन आपको स्कोर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर डाटा सिंपल वाला होता है, जैसे कि आपके पास ऐसे लिखा होता है कि 5 की रिपीटेशन 2 बार है, और आगे नेक्स्ट लिखा होता है 10 की रिपीटेशन 11 बार, तो आप डायरेक्ट क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपके पास एफ हो जाता है, ये एक्स हो जाता है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देते हैं आप, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये एक मीन का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो डाटा है वो ग्रुप करके दे रखा है, तो अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी मिड वैल्यू देखेंगे हम। इंटरवल बिल्कुल सेम का चल रहा है, देखो यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 10 का। तो इसकी मिड की वैल्यू निकाल लेंगे सभी की। तो आपने कहा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5, यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 15, और यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 25, और यहाँ हो जाएगी आपके पास 35, और ये हो जाएगी 45। अब वैल्यू आपको ये मान के करना है कैलकुलेशन, ये 5 है जो रिपीटेशन हुआ है इसका 2 बार। तो आपके पास पहला डाटा आ जाएगा वो सिग्मा एफ एक्स का, वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 प्लस 15 इंटू 11 आपको होगी 165, 165। 25 इंटू 28 करोगे, 25 अंठे 220, और 25 दोनों 50, और ये 70 हो जाएगा। 35 इंटू 6 करोगे, 35 इंटू 3 किया आपने तो 105 होता है, और ये 210 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 45 इंटू 3 करोगे, 45 90, 135, ये 135 हो रहा है। सबको ऐड कर लो, आपने ऐड किया 5 5 10, और 2
6 8 और 8 4 12, 2 12 1 हो जाएगा, 2 7 और 9, 9 और 3 12, ये आपके पास 1220 आ रहा है। ठीक है, सबका ऐड करने पर 1220 बन रहा है। ये 1220 है क्या, आपके पास वैल्यू आई है वो सिग्मा एफ एक्स की आई है। सिग्मा एफ आपको पता है, ये टोटल इनका करोगे आपके पास 50 स्टूडेंट दे रखा है, ऐड भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। 50 से डिवाइड करना है। अब देखिए नीचे 50 से डिवाइड करना हो या 5 से डिवाइड करना हो, ये चीज़ आप पहले सीख चुके हो। क्या करते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, आप कहोगे 24.4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 10 बन जाएगा, इसलिए पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, तो 24.4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, आपको बोला है कि एक 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर डायमेंशन है जिसकी एक स्क्वायर है, जो साइड है 3 सेंटीमीटर का, कट किया जाता है फ्रॉम चारों कॉर्नर से इसके। ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर सीट है, इसमें से क्या मामला है इसका कि ये 32 है और ये आपके पास 18 है। अब यहाँ पे कट लगाए जाते हैं 3-3 सेंटीमीटर के, चारों तरफ लगा दिए यहाँ पे कट, 4 कट लगा दिए। अब आपसे बोला है कि इसके बाद में इस कट को तो यहाँ पे हटा दिया, सबको हटा दिया, अब इसको फिर फोल्ड करके एक बक्सा बना दिया जाता है। ठीक है, बॉक्स बना दिया। अब बॉक्स बनाया, उस बॉक्स का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये जो है ना इतनी, ये वाला पोर्शन, ये इसकी हाइट बन जाएगी नहीं बन जाएगा, तो इसको फोल्ड करेंगे तो एच की वैल्यू तो 3 आ जाएगी। इतनी बात तो क्लियर है। अब देखिए ये टोटल 18 था, इसमें से ये 3 इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो कितना बच गया आप कहोगे, अभी 12 बच गया। ये ऐसे ये 32 पहले था, इसमें से 3 इधर चला गया, 3 इधर चला जाएगा, 6 जाएगा, तो 26 बच जाएगा। तो अब देखिए बचा क्या आपके पास, 32 में से आप 6 माइनस करोगे तो 26 बन जाएगा। ऐसे ही 18 में से 6 माइनस करोगे आपके पास 12 बच जाएगा, और हाइट इसका 3 हो जाएगा। तो ये LBH आ गया आपके पास, और LBH ही क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है। मल्टीप्लाई कर लो सभी का, 12 3 36, तो 26 है, उसको 36 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर लो, 6 6 36, 3 और 6 दूनी 12 और 6 3 18। ठीक है, 12 18 कितना हो जाएगा, 30, 3 आपके पास 33, 3 और 3 दूनी 6 और 3 9, 936 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपको। ठीक, समझ में आया, आगे बढ़े। ये वाला देखो, आपसे बोला है कि एयर है जो पंप की जाती है, स्फेरिकल बैलून है, और इसका जो रेडियस है वो 7 से 14 सेंटीमीटर बन जाता है। ठीक है, पहले कम था, इसके बाद हम जैसे इसमें एयर फिल किया तो ये बढ़ गया। आपसे बोला कि वॉल्यूम है जो इसका और पहले वाले का, दोनों का आपको बताना है कि दोनों कंडीशन में उसका रेशो बताना है कि किस तरीके से चेंज होगा। ध्यान रखिए, समझिए चीज़ों को। जो आपके पास नॉर्मल जो डायमेंशन होती है, रेडियस की हो गई, इसकी जो डायमेंशन होती है 1 यूनिट होती है, जैसे कि इसमें सेंटीमीटर लगा होता है। वॉल्यूम पे जब आप चलते हो तो वॉल्यूम में क्या हो जाता है कि जो भी डायमेंशन आपके पास, ये आपके पास विमाएँ हैं, तो इसमें बात करूँ यूनिट है, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको जो पर्टिकुलर डायमेंशन दे रखी है उसका क्यूब करना रहता है। तो 7 से 14 हो गया, तो मुझे बताओ कितना हो गया ये, आप कहोगे पहले 7 था फिर 14 हो गया है। तो रेशियो यहाँ पे बताओ रेडियस का है, वो आप कहोगे 1:2 का है। अगर वॉल्यूम की बात करूँगा तो इसका क्यूब कर दूंगा, तो इसका क्यूब किया 1, इसका क्यूब किया आपके पास 8 हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा 1:8। अब देखिए यहाँ पे आपको उस तरीके से नहीं चलना, किस तरीके से, आप कहीं एक्चुअल वॉल्यूम निकालने लग जाओ 4/3 पाई आर क्यूब से। ठीक है, फिर पहले वाला 7 रख के निकालो, फिर 14 रख के निकालो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको जब रेशियो पे ही बात करनी है तो आप सिंपल रेडियस के टर्म में ही बात करोगे। भले ही रेडियस की वैल्यू कुछ भी दे दे, आपको पॉइंटों में भी दे दे, कैसे भी दे दे, आपको सिंपल एक रेशियो निकाल लेना है रेडियस का, R1 और R2 का। जो रेशियो आएगा उससे अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्यूब कर देना है। अगर आपके पास इस जो है एरिया की बात करें, किसकी बात करें, एरिया, तो फिर क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो फिर उस वाले केस में क्या आंसर हो जाता है, 1:4 का हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको बोला है कि एक एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है 336। आगे बोला है कि परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किए गए हैं इसके एक डायगोनल पर दोनों अपोजिट वर्टेक्स से वो 16 मीटर और 12 मीटर हैं। तो आपको लेंथ फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर डायगोनल की। केस क्या है, देखो समझिए, मामला ये है कि यहाँ से एक डायगोनल ये है, अब इससे एक परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाला, इस शीर्ष से एक परपेंडिकुलर ये डाला इस वर्टेक्स से। ठीक है,
तो इन दोनों परपेंडिकुलर की डिस्टेंस आपको दे रखी है कि कितने कितनी लंबाई है इनकी। तो लंबाई के बारे में बात करूँ, एक 16 है तो एक 12 है। और ये जो कंप्लीट डायगोनल है इसको नाम दे दूँ क्या मैं, ABCD। तो आपको है ना ओवरऑल BD की लंबाई निकालनी है। बात समझ में आ रही है आपको? एरिया भी आपको दे रखा है। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे ये है, फॉर्मूला तो आपको पता है कि ये जो मामला है ना ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एक ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हो, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट डिवाइड बाई 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ऐसे ही तो करते हो आप एरिया निकालने के लिए। अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है तो दोनों को जोड़ दिया है, तो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/2 परपेंडिकुलर दोनों का टोटल आ जाएगा P1 प्लस P2 इंटू आपके पास एक डायगोनल है जो ये है कॉमन वाला, इसकी लंबाई। यहाँ पे BD है तो BD, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है कि विकर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ पहले भी एक रिवीजन क्लास थी उसमें डिस्कस किया है ऑलरेडी, तो वहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं है इस फॉर्मूले के रिगार्डिंग। तो ओवरऑल मैं इसको कैसे लिखूँगा, दोनों परपेंडिकुलर का टोटल आप कहोगे, दोनों को जोड़ा तो 28 बन रहा है, इनटू डायगोनल, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 336, इसके इक्वल हो जाएगा। काट लो इसको 2 से 14 बार, 14 से इसको काटेंगे, 14 दूना 28, 5 बनेगा, 14 चौके 56, तो 24 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले सवाल में देखिए आपको क्या बोला है, K + 1/K = 2, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए मैंने पहले बताया था कि जब आपके पास K + 1/K कितना दे रखा हो, ±2 दे रखा हो, तो ये स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है कि K की वैल्यू सेम रहती है, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर प्लस वाला केस है, ठीक है, अगर प्लस वाला केस 2 दे रखा है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर माइनस वाला केस दे रखा है, -2 दे रखा है ये, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे प्लस की वैल्यू 2 दे रखी है तो K की वैल्यू सिंपल क्या रखोगे आप, 1 रख दोगे। देखो 1 पे सेटिस्फाई भी हो रहा है, 1 + 1 = 2, तो सिंपल से ये ध्यान रखना है। फिर आगे कुछ भी पूछे आपसे वो इजीली निकाल लोगे, आपके पास K पता चल गया तो। 8 × 1 × 1 × 1, तो सब कुछ मिला के 8 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ गई? बस ये पहचानना है कि यहाँ पे K की वैल्यू क्या आएगी। इसके बाद में ये वाला देखिए, बोला है कि यदि x + 2 और x - 3 जो हैं इस पर्टिकुलर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गुणज हैं, ठीक है, इसके फैक्टर हैं कहने का मतलब है। तो ओवरऑल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी है आपको। तो यहाँ पे जो K1 और K2 अननोन है ये आपको फाइंड आउट करने हैं। तो याद करो रिवीजन वाली क्लास, उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी आपके साथ कि जैसे कोई इक्वेशन है आपके पास AX² + BX + C, ठीक है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो इसके जो आपके पास मूल होते हैं, ठीक है, रूट होते हैं, वो क्या होते हैं, अल्फ़ा + बीटा बराबर -B/A, और अल्फ़ा × बीटा बराबर होते हैं C/A। ये बात आपको क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से चल रही है? अल्फ़ा + बीटा बराबर -B/A, और अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, C/A, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करिए। तो सबसे पहले बातें किस तरीके से चलने वाली हैं, तो मैं एक चीज़ बोलूँ आपसे कि अल्फ़ा बीटा मुझे बताओ कि क्या होंगे। देखो यहाँ पे जो ये है ना, x की वैल्यू कितनी है, इनको इक्वल 0 के करना है, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, ठीक है। तो ये अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई है कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई है। तो अभी जो हमने पढ़ा था उसमें रख देते हैं कि अल्फ़ा + बीटा मतलब इन दोनों का टोटल आपको हो गए 3, और ये प्लस दोनों का टोटल किया तो 1 आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1/1, K1/1, तो K1/1, तो K1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या था बेसिकली, यहाँ पे मैंने बताया था क्या आएगा, ये जो अब याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि अल्फ़ा + बीटा है वो आपके पास आ जाएगा -B/A, और अल्फ़ा × बीटा है वो आपके पास आ जाएगा C/A। तो अल्फ़ा बीटा मैंने अभी बताया था आपके पास, एक तो हो जाएगा -2, एक आ जाएगा 3, दोनों को ऐड किया आपको 1 आ रहा है, और -B, इसमें देखो K1 है वो आपके पास B की वैल्यू है तो -K1 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, -K1/A। जो A है वो यहाँ पे इसको इससे कंपेयर करोगे x² + BX + C से, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू तो 1 है तो 1 रख दोगे आप, तो K1 की वैल्यू क्या आ रही है, -1, तो इन दोनों में से ऑप्शन में से कोई आंसर होगा। ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा देखिए अल्फ़ा × बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे -6 = C/A। C/A क्या है आपके पास, C यहाँ पे देखो K2, तो K2/1, तो K2 बराबर -1,
-6, तो दोनों वैल्यू हैं वो माइनस माइनस आने वाली है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये बात आपको समझ में आई किस तरीके से चल रही है। इसके बाद में ये वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये आसान सवाल है, इसमें सिंपल सा एक चीज़ आपको देखनी है, क्या है कि a+b और a-b का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कि a² - b², यहाँ पे देखना है इसको थोड़ा गौर से। ऐसा सवाल आपका CGL के Tier 1 में भी रिपीट हुआ था, मेंस में भी पूछा गया है, तो कई बार ये रिपीट हुआ है इस कंसेप्ट पे। तो उसमें आपके स्टेटमेंट में पूछा गया था, ठीक है। CGL में से कई शिफ्टों में पूछा गया, प्री की शिफ्टों में पूछा गया, जो दिसंबर महीने में हुई थी एग्ज़ाम आपकी। तो करने क्या है इसमें, सिंपल कुछ नहीं, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करो, आपको हो गई, ये बन रहा है आपके पास 36 p²। इस पूरी टर्म को a मान लो, इसको हम b मान लो, और -49 q², ठीक है। इतनी बात बन गई। इसके बाद में फर्दर क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से, ये माइनस वाली आ गई, अभी ये वाली टर्म a+b वाली हो गई, ठीक है, और a-b वाली, और ये a+b वाली हो गई। मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल सा आपको ये चीज़ पता भी है कि 7 की पावर 4 आप निकालते हो 2401 होता है। बाकी आपको नहीं पता, बाकी यहाँ पे दिख भी जाएगा, ऑप्शन के थ्रू देखोगे कि 2401 आ रहा है, 2401 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो माइनस आ रहा था, -36 p² - 49 q², और इसको मल्टीप्लाई कितने से करना था, यहाँ पे ये प्लस वाली टर्म से p² + 49 q², ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया 36 तो आपको 1296 बन रहा है ये, और p की पावर 4 बन जाएगा। ऐसे ही फिर अब प्लस, ये प्लस वाली टर्म है, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, और ये 49 के पावर 2 या फिर 7 की पावर 4, एक ही बात है। आप जानते हो, ये याद रख लो, अब 2401 होता है, ठीक है। q की पावर 4 ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। देखो आपको कुछ कुछ टर्म है जो याद रख लेंगे, काम आती हैं। 7 की पावर 4 डायरेक्ट याद रख लो, 2401 होता है, ठीक है, काम आएगा ये बहुत आपके। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको चाहिए होगा x + 1/x। ये कहाँ से आएगा, वही यहाँ से आएगा। इसमें x² का भाग दो, आपने भाग दिया तो क्या बन गया आपके पास, x² + 1/x। यहाँ से 142 बनेगा, तो इसको दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ मैं, 142 इधर बन गया, ठीक है। तो इधर भी 2 ऐड किया मैंने, इधर भी 2 ऐड कर दिया, तो ये 144 हो गया। इधर x² प्लस ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन गया, तो ये बेसिकली 12 का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x + 1/x = 12। अब देखिए ये वाली वैल्यू आपको पता चल गई है, तो x + 1/x जैसे पता चल गया आपके पास 12 है, तो ये क्यूब वाली निकालनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये 12 का क्यूब करो -3 टाइम्स × 12, तो 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। इसमें से 36 माइनस कर देना है, कितना माइनस कर देना है, 36, तो माइनस कर दो, ये 2 बन जाएगा, ये आपके पास 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 1692, ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समुद्र तल से 42 सेंटीमीटर ऊपर एक प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस है कि शीर्ष से अवलोकन करने पर, यहीं से देख रहे हैं, ठीक है, इसकी ओर सीधे आ रहे एक जहाज का अवनमन कोण, जो आप बोलोगे जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो बदल जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री। आपको बोला है कि इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, इतनी चल ली है इतने टाइम में, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात ये हो रही है, देखो यहाँ पे कोई एक जहाज़ था, ये अभी इसकी ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो दूर रहता है तो एंगल आपके पास छोटा बनेगा, ये 30 डिग्री, और जैसे जैसे इसके पास आता जाएगा एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है, 45। तो यहाँ से यहाँ चला है ना, ये आपको डिस्टेंस पता करनी है, ये वाली। इसके साथ साथ ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 42। इतनी बात समझ में आ गई। देखो ये 30 डिग्री के सामने की भुजा है 42, तो इसको कंप्लीट में बता सकता हूँ, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये कितनी हो जाएगी, 42√3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको, ये 42√3 हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री के सामने वाला है। 45 के सामने की भुजा 42 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, इसके सामने की भुजा ये वाली 42 हो जाएगी। तो इसमें से ये माइनस करना है, तो आप क्या कहोगे, 42 कॉमन ले लो, आंसर क्या आ जाएगा, √3 - 1, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ही ऑप्शन दे रखा है, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद में देखिए ये वाला 1 + 10 10 डिग्री, 1 + 10 35 डिग्री। आपको पता है कि 10 डिग्री भी नहीं पता, 35 डिग्री भी नहीं पता, तो क्या करेंगे,
मैंने बताया था कि एक ऐसा सवाल कि 1 + 10a और मल्टीप्लाई में 1 + 10b, रिवीजन वाली क्लास में भी बताया था, ठीक है, 1 + 10b। और ये आपके पास 2 के इक्वल होता है, कब होता है, जब a + b है वो 45 डिग्री हो जाए, ठीक है, 45 डिग्री। डायरेक्ट रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, ठीक है। याद भी नहीं है तो थोड़ा सा कैसे कर सकते हो इसको, जैसे इसको मैंने 10 डिग्री है, इसको मैंने क्या किया, देखो दोनों एंगल का टोटल आपके पास 45 डिग्री दे रखा है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको अगर 0 डिग्री बना लो आप, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो भले ही कि 10 0 डिग्री, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा 1 + 10 45 डिग्री। तो ऐसे भी सोचा जा सकता है, ये एक तरीका है क्वेश्चंस को देखने का। तो आप कोई कंडीशन वायलेट नहीं करोगे तो ऐसा सोच सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये कैसे कर दिया, ये 0 डिग्री कैसे कर दिया, ये 45 डिग्री कैसे कर दिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि जब आपके पास ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, उसमें वैल्यूज इंटरचेंज इस तरीके से कर सकते हो। सम आपका टोटल 45 अभी भी है, तो वो चीज़ें बदलती नहीं है यहाँ पे, ये इसकी खास बात है। ऐसे भी आप सोच के आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, 0 + 1 तो ये तो 1 हो जाएगा। अगेन ये वाला 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास अभी भी आंसर 2 ही आने वाला है, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो अब से, इन दो एंगल का जो टोटल है वो कितना हो जाए आपके पास, a + b बराबर कितना हो जाए, 45 डिग्री हो जाए, तो इसका ओवरऑल जो आंसर होता है वो 2 के इक्वल होता है, ठीक है। आगे से ध्यान रख लो, ये वाला देखो, संख्या है m, जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है, 6 बचता है। ये m है, ये 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आपके पास कितना बच रहा है, 6। आगे बोला है कि इस m के वर्ग को, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, उसको 7 से डिवाइड कर रहे तो इसके पर कितना बचेगा। देखिए जो आपके पास रिमाइंडर बच रहा है ना, अब जो भी ऑपरेशन आप एक्चुअल नंबर के साथ करोगे ना, एक्चुअल नंबर के साथ, वही ऑपरेशन सभी चीज़ें रिमाइंडर के साथ भी होने वाली हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर भी ऐसे ही बदलेगा, आपको अब रिमाइंडर पे ही काम करना है आपको। अगर रिमाइंडर ये बोल दे कि उस नंबर को 20 से गुना किया जाता है, ठीक है, 20 गुना किया जाता है उस नंबर का, तो आपको उस नंबर को 20 गुना करना है, तो ऐसे ही मतलब सिंपल उस रिमाइंडर को 20 गुना कर देना है, ठीक है। या उस नंबर को 20 से डिवाइड किया जाता है तो उस नंबर को करना है, मतलब उस रिमाइंडर को डिवाइड करना है। तो सिंपल जो भी ऑपरेशन इस नंबर पे होगी वो सभी ऑपरेशन इस रिमाइंडर पर भी होने वाली है, ठीक है। तो अब उस नंबर का स्क्वायर किया है तो आपको रिमाइंडर का भी स्क्वायर कर दो, रिमाइंडर का स्क्वायर किया तो अभी रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 36। अभी 7 से डिवाइड करोगे तो अभी कितना बचेगा, देखो इसको डिवाइड करना है आपको रिमाइंडर को ही, तो 5 बार तो चल जाएगा 35, एक रिमाइंडर बचेगा अगेन। तो अभी फिलहाल जो रिमाइंडर बचने वाला है वो कितना हो जाएगा, आंसर आपका 1, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, आगे से ध्यान रखोगे इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चीनी के 700 ग्राम जो विलियन है उसमें चीनी की जो मात्रा वो 60% है। विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी पड़ेगी। देखिए ऐसे सवालों में हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो उस पर करते हैं जिसकी क्वांटिटी बिल्कुल सेम रह रही है, जो बदल नहीं रहा है। आप मुझे बताओ इसमें क्या कर रहे हैं, हम चीनी को ही मिला रहे हैं, यही तो बोला है सवाल ने कि चीनी की मात्रा इतनी करने के लिए कितनी और चीनी मिलानी होगी, चीनी और मिला रहे हैं। लेकिन उसमें जो पहले पानी था या जिस भी मिक्सचर के साथ ये बनाई गई है, ठीक है, चीनी का घोल बनाया गया है, विलियन बनाया गया है, चीनी के साथ बनाया गया, सॉरी पानी के साथ बनाया या दूध के साथ, जिसकी चीज़ के साथ बनाया गया है तो वो कांस्टेंट है, तो उसी पे कैलकुलेशन करते हैं हम। तो कैसे, देखो 700 ग्राम का 60% चीनी है तो बाकी का कितना 40% कौन बच जाएगा, वो बाकी की जो चीज़ है जिसके साथ ये बनाया गया है मिक्सचर, ठीक है, तो 40%। अब बाद में भी वो सेम ही रहने वाला है। तो बाद में क्या मामला हुआ है, आपने क्या है कि 700 ग्राम में कुछ चीनी मिला दी है, मान लो x मिला दिया, ठीक है। अभी कितना हो गया, 75% चीनी हो गई है, तो वो मिक्सचर कितना हो गया होगा, जो पानी कितना हो गया होगा, अब बताइए आपको 25% हो गया होगा, ठीक है। बस इतना सा सोचना है इसमें, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, इस 25 से काट लो, 25 से ये 100 है तो ये 4 बार जाएगा, और ये 7 100 के 28, तो ओवरऑल 28 बार जाएगी, ठीक है। 28 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना जाएगा, ये बताइए आप मुझे। 28 को 4 से करोगे 2500 का, ठीक है, ये सही किया ना आपने कैलकुलेशन, कोई गड़बड़ तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको हो गया कि 28 को 4 से 56, 56 का 112, 1120, 1120 में से आप माइनस कर दोगे यहाँ पे 700,
तो बताइए मुझे कितना बनेगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 11 में से ये तो 400, तो 420 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 500 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी को देखकर एक चोर है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ने लगता है। ठीक है। तो इतने डिस्टेंस पे इसने देखा तो चोर भागने लग गया और पुलिसकर्मी भी उसके पीछे भागेगा, थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है पुलिसकर्मी की, तो चोर को पकड़ लेगा, तभी पकड़ पाएगा, अगर कम से भागे तो पकड़ ही नहीं पाएगा। पुलिसकर्मी द्वारा कितनी दूरी तय की गई है मतलब उसको पकड़ने तक, तो सबसे पहले देखिए कितने टाइम में पकड़ लेगा। आप कहोगे कि 500 मीटर की तो डिस्टेंस है, 500 मीटर की डिस्टेंस को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ क्या कि आधा किलोमीटर की डिस्टेंस है, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये किलोमीटर में बदल लिया मैंने, कहने का मतलब ये। अब मुझे डिस्टेंस जो स्पीड है उस बताइए। देखो ये भी इधर भागेगा, अगर तो पुलिस वाला भी तो इसके पीछे ही भागेगा सेम डायरेक्शन में। अगर पुलिस वाला इधर भागेगा दूसरी साइड तो पकड़ कैसे पाएगा, नहीं, तो सेम डायरेक्शन में भागेंगे। तो रिलेटिव निकालने के लिए क्या हो जाएगा, माइनस कर दूंगा तो 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर टाइम आ रहा है वो कितना आ जाए आपके पास 1/4। 1/4 क्या आ रहा है, ये घंटे आ रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। तो 1/4 क्या आ रहा है आपके पास, घंटे। अभी 1/4 घंटे में आप क्या करेगा, वो जो पुलिस वाला है वो डिस्टेंस कितनी तय करेगा। देखो 12 की स्पीड से चलेगा 1/4 तक, तो कितनी कवर कर लेगा। देखो 12 की स्पीड से 1/4 घंटे तक चल रहा है, तो 4 या 12, तो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी उस चोर को पकड़ने के लिए। बात हुई क्लियर। तो ऐसे इस सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आपको बोला है कि 6 पुरुष और 2 महिलाएं और 4 लड़के हैं, किसी काम को 77 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए सबका टाइम है वो सेम दे रखा है, तो टाइम को मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम बात रहेगी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि सबका काम बराबर कर लो कि 6m × 77, ठीक है, 6m × 77 इज इक्वल टू 2W, ठीक है, इंटू 77 इज इक्वल टू 4 बॉयज़ इंटू 77। अब देखिए 77 सब में कॉमन है तो इसको तो हटा ही दो आप, क्या कर दो, हटा दो। तो हटा दो तो आप क्या कहोगे कि 6m बराबर 2W बराबर 4B। इतनी बात आपको समझ में आई, क्योंकि ये सबका बराबर मामला है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इनकी एफिशिएंसी निकालता हूँ। तो अब मुझे इनका एलसीएम बताइए जिससे मैं इसको डिवाइड कर सकूँ। आप कहोगे एलसीएम तो 12 है, तो 12 से डिवाइड करो तो यहाँ पे आप कहोगे कि m/2 आ गया। W का क्या आ जाएगा, W/6 आ जाएगा। ऐसे ही बॉयज़ का क्या आ जाएगा, B/3 आ जाएगा। तो ये इनकी ओवरऑल हमने एफिशिएंसी निकाल ली है। और ये जो बटे में आती है ना, ये एक्चुअल में इनकी एफिशिएंसी ही है, ये 2, ये 6, ये 3। अब किसी भी एक को पकड़ लो आप, जैसे आपने इसको पकड़ लिया तो यहाँ से आप टोटल काम निकाल सकते हो। तो टोटल काम कैसे आ जाएगा, 6m × 77। तो आप कहोगे 6m, m की वैल्यू कितनी आ गई 2, 77 इतना। तो ये आपके पास आ गया टोटल काम। इसको करना किस किस को है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को, सबको मिला के कराना है। 6, 3, 9 और 2, 11, 11 को काम कराना है। ठीक है, तो इससे डिवाइड कर देंगे। तो 11 से किया, 11 7 77, ठीक है, और 12 7 84, तो 84 डेज आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई। सबसे पहले आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक आपके पास एक बैच है 30 स्टूडेंट का। इसमें बुद्धि परीक्षण लिया गया, उनमें से 20 ने औसतन 75 मार्क्स हैं वो प्राप्त किए, शेष छात्रों ने 87 मार्क्स प्राप्त किए। तो छात्रों के पूरे बैच का जो एवरेज है ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जो मामला चल रहा है, ये 75 जो मार्क्स है ये कितने लोगों ने प्राप्त किए। आप कहोगे 20 लोगों ने प्राप्त किए। दूसरा 87 है वो कितने लोगों ने प्राप्त किए। आप कहोगे ये बाकी 10 लोग बच गए तो उन्होंने किए होंगे, तो ये 10 लोगों ने किए। ये मामला है। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं आपसे ये चीज़ पूछूं कि इसका ओवरऑल निकालना है तो आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दोगे 30 का, तो सीधा आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन भी लगा सकते हो, उससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो अगर मैं एक और तरीका मैं आपसे बोलूँ कि इसका अपने 10 और ये 20 ये स्टूडेंट माने, इनको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ, रेशो ले लूँ तो 1:2। अब मैंने क्या कह रहा हूँ कि एक यहाँ पर क्या है,
मतलब एक ग्रुप आपका 1 का है, एक 2 का, तो अब ये इतने ही मान लिए मैंने, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या, आप बताइए मुझे। आप कहोगे कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि आप इस तरीका सीख चुके हो, मैं कई बार आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस क्लासेस में, कि जब आप एवरेज ही कैलकुलेट कर रहे हो तो रेशियो आप निकाल सकते हो, कुछ कॉमन टर्म को हटा सकते हो, हटा दिया हमने, तो इसका रेशियो आ गया। अब मैं कैलकुलेशन 1 और 2 पर ही करूँगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से किया आपको हो गया 150, और 1 से किया आपको हो गया 87, ऐड कर लो, आपके पास क्या आ जाएगा 7 और 15 और 8 23, ठीक है। अभी टोटल कितना है आपके पास, आपको हो गया 3 स्टूडेंट है, 3 से डिवाइड कर दो इसको, 3 7 21, 2 और 3 9 27, तो 79, ठीक है। 79 ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पूरे बैच का एवरेज, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। समझ में आया। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है कि 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से ऋण पर ली गई किसी धनराशि से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है वो 80 रुपये है, धनराशि आपको बतानी है। तो 20% का मामला है, तो आप मुझे बताइए, इसमें सक्सेसिव लगाइए, ठीक है। 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20 बटे 100, तो जो CI होता है ना उसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आती है। अगर नॉर्मल ऐसा ही निकालोगे तो उसमें कितना आ जाएगा, पहले साल भी 20%, दूसरे साल भी 20%, और कुछ और आगे होता तो उसका भी 20% आ जाता। तो इसका तो 40% है केवल, लेकिन इसमें कितना आ रहा है आपको कि इसमें 44% आ रहा है, 44, तो कितना एक्स्ट्रा आ रहा है आपको कि 4%, तो ये डिफरेंस कितना है इनका 4% का, ठीक है। तो 4% की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 80 जो वैल्यू है वो आपके पास कितने की है, 4% की। आपको निकालना है क्या, धनराशि, धनराशि कितनी होती है 100%, ये निकालना है। तो 4 दूनी 8, 20, 20 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आपसे क्या बोला है इसमें। एक रिटेलर है जो ऑफर करता है, ये अलग अलग तरीके की स्कीम देता है, 3 स्कीम है उसके पास, ठीक है। अच्छा सवाल है, समझिए। 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 15% के। पहले सवाल पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको। 12% और 18% की 2 क्रमिक छूटें देता है। आगे देखिए, 7 वस्तुएं खरीदें और 3 निःशुल्क प्राप्त करें, एक ये अलग ऑफर है तीसरा। तो तीनों ऑफरों में आपको देखना है कि ग्राहक के लिए कौन सी योजना है वो सर्वाधिक लाभदायक होगी। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो समझने की है, वो ये है कि आपसे पूछा क्या है सवाल में। आपसे पूछा है ग्राहक के लिए। अगर सवाल में ऐसे पूछता कि दुकानदार के लिए, ठीक है, कि विक्रेता के लिए, अगर विक्रेता के लिए पूछता ना तो सवाल बिल्कुल अलग हो जाता, फिर आपका जो आंसर आ रहा है वो आंसर नहीं होता, उसका जस्ट अपोजिट आंसर होता। क्योंकि दोनों अपोजिट चीज़ें हैं। जो ग्राहक को फ़ायदा होगा उसमें तो विक्रेता जो बेच रहा है उसका नुकसान है एक तरीके से। तो ओवरऑल दोनों का फ़ायदा, मतलब उसका फ़ायदा, जैसे कि जो खरीद रहा है, ठीक है, जो आपके पास उस चीज़ को यूज करेगा, जो ग्राहक है उसको फ़ायदा कब होगा, जब उसके पास कम से कम में आए वस्तु, ठीक है, सस्ती से सस्ती वस्तु उसको मिले, तो उसका फ़ायदा हो जाएगा ग्राहक का। तो कहने का मतलब क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलनी चाहिए उस वस्तु पर, ठीक है। तो ये तो ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। लेकिन अगर हम बात करें विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो विक्रेता के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा केस कि उसमें वो कम से कम छूट दे। तो ये दोनों केस है, इन दोनों को आपको समझना है यहाँ पर। तो उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पे तो आपसे पूछा ग्राहक के लिए, तो आप क्या कहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको छूट मिलना चाहिए। तो पहले वाले केस में मैंने सक्सेसिव लगाया, आप कहोगे कि 15 + 15 और छूट है तो आप माइनस आ जाएगा 15 × 15 बटे 100। ये पहला वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस देखिए, 12 और 15, 12 और 18, 12 + 18 माइनस 12 × 18 बटे 100, ठीक है। तीसरा वाला केस देखिए, अभी यहाँ पे देखिए ये 30 हो रहा है और 30 में से कुछ टर्म एक्स्ट्रा है जो माइनस हो जा रही है, तो ये वैल्यू ओवरऑल कितनी आ रही है, छूट है वो 30 से कम आएगी पहले वाले केस से। दूसरे वाले से देखिए 30 है और 30 में से भी ये वाली छूट है वो माइनस हो जा रही है, तो 30 से ये भी कम आने वाली है। तो ये बात तो समझ में आ गई। कैलकुलेट भी नहीं करो, आप कैलकुलेट करना चाहो कर लो, लेकिन आप कैलकुलेट भी नहीं कर रहे तो आपसे सीधा बता भी पा रहे हो यहाँ पे कि ये 30 से तो कम रहने वाली है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इस वाले तीसरे वाले केस को देख लो कि 7 वस्तुएं खरीदें और 3 निःशुल्क प्राप्त करें। तो ये वाले केस में देखिए क्या हो रहा है कि जो बेच रहा है, जो विक्रेता है, ठीक है,
उसके पास, दुकानदार के पास से वस्तुएं कितनी जा रही हैं, आप कहोगे कि 7 तो दे ही रहा है, उसके साथ 3 फ्री भी दे रहा है, तो ओवरऑल 10 वस्तुएं जा रही हैं। तो फ्री कितनी दे रहा है, आप कहोगे 3 दे रहा है। ये बात समझ में आई कि 3/10 है ना, यही डिस्काउंट है। अब ये देखो, डिस्काउंट देने का एक थोड़ा सा अलग तरीका है। उसने डायरेक्ट नहीं बोला कि इतने का डिस्काउंट दे दिया 30% का, नहीं, उसने ऐसा बोल दिया कि 7 वस्तुएं खरीदिए, 3 निःशुल्क प्राप्त कीजिए। तो बात क्या है समझने की, देखो उसके पास से तो 10 वस्तुएं गई हैं, ठीक है। ये सवाल ही पूछा गया आपसे प्रीवियस में कि डिस्काउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, उसके पास से तो कितनी वस्तुएं गई हैं, 10 वस्तुएं गई हैं, लेकिन कितनी वस्तुओं का उसने पैसे लिया ही नहीं है, 3 वस्तुओं का नहीं लिया, ठीक है। तो 3/10, तो ये ओवरऑल डिस्काउंट ही है, अलग तरीके से दिया है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना, 30%। अब देखो ऊपर वाले 2 केस में मैंने बताया था कि जो डिस्काउंट है वो 30% से कम है, और यहाँ पे डिस्काउंट है वो 30% है पूरा पूरा। तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तीसरे वाले केस में मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राहक को फ़ायदा होगा वो तीसरे वाले केस से होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ये वाला हो जाएगा बी, ठीक है। ओनली सी, ये इसका करेक्ट होगा। बात समझ में आई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, समझ में आ गया ना। और ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, 7 वस्तुएं खरीदे हैं, 3 निःशुल्क प्राप्त करें, ये एज इट इज़ एक क्वेश्चन बना के अलग से भी पूछा गया है, ठीक है। जैसे सवाल में दे रखा था आपको कि 8 वस्तुएं खरीदें और 2 वस्तुएं फ्री प्राप्त करें, तो आप मुझे बताइए उसके पास से कितनी वस्तुएं चली गई, आप कहोगे उसके पास से तो 10 वस्तुएं चली गई, कितनी उसने फ्री में मिली हैं उसको, आप कहोगे 2 मिली हैं, तो 2/10 मतलब 1/5, 1/5 मतलब 20%, तो 20% का उसका डिस्काउंट है। तो इस तरीके से अलग तरीके से देना है, बाकी सवाल वही है, ठीक है, समझ में आ गया। ये आपका आज की क्लास का लास्ट सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो क्रमशः इतने इतने परसेंट की वृद्धि की जाती है, 15 और 20% की। आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि बतानी है। 2 तरीके से सोच सकते हो, पहला कि बेसिक से कि 100 से वस्तु जो उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी है 115 हो जाती है, दूसरा 100 से कितनी हो जाती है, आपको 120 हो जाती है। मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों का इधर भी, और ओवरऑल बता दो कि कितनी बढ़ी है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड तरीका ये हो जाएगा कि आप ए बी रूल लगा लो कि पहली वृद्धि 15 की है, दूसरी वृद्धि 20 की है, और फिर सक्सेसफुल लगा लो 15 × 20/100। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है, आपको यहाँ से 35 बन रहा है, ठीक है। और यहाँ से कितना बन रहा है, 15 दूना 30, 300/100, तो ये +3, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 38, तो 38 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है ए बी रूल, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस तरीके से ये आपके यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस होते हैं आज की क्लास के। कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इससे पहले की रिवीजन वाली क्लासेस चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो सभी आप चेक कर सकते हो। सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच।